तो आज हम करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू के टाइप्स। ठीक है, तो अब इसी वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू के बचे हुए 2 टाइप, जो कि टोटल 4 टाइप्स थे। उसमें से हम लोग ने 2 टाइप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी जो बचे हुए 2 टाइप्स हैं उनको हम लोग आज करने वाले हैं। तो अब एनिमल टिश्यू में बचे हुए 2 टाइप्स कौन से हैं? मसल टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। ओके, तो जैसे कि बताया, मसल टिश्यू किस काम में होता है? मसल टिश्यू किसके लिए होता है? मूवमेंट के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, तो जो भी बॉडी का मूवमेंट है, लोकोमोशन है, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे मूव करना, ठीक है, तो वो किसके हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ मसल टिश्यूज़। ओके, और जो आखिरी हमारा जो टाइप है न्यूरल टिश्यू, जो कि किसके लिए होता है? फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ सिग्नल, मतलब कोऑर्डिनेशन बिटवीन द अदर ऑर्गन्स एंड आवर बॉडी पार्ट। ठीक है, तो अगर दूसरे ऑर्गन्स एंड जो हमारे बॉडी पार्ट के बीच में अगर कुछ कोऑर्डिनेशन करना है, ठीक है, कुछ मूवमेंट कराना है, तो वो हेल्प कौन कराता है? हमारा न्यूरल टिश्यू। ठीक है, तो पहले हम लोग कर लेते हैं मसल टिश्यू। तो मसल टिश्यू के अंदर वापस से कितने टाइप्स आते हैं? 3 टाइप है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला टाइप है स्ट्रेटेड मसल, देन अनस्ट्रेटेड मसल एंड कार्डियक मसल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं स्ट्रेटेड मसल। ठीक है, तो स्ट्रेटेड मसल, तो स्ट्रेटेड मतलब क्या होता है? स्ट्रिप्ड। तो ये स्ट्रेटेड मसल को हम लोग स्ट्रिप्ड मसल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या रहता है, जैसे कि आप लोग स्ट्रिप मतलब क्या होता है? पट्टी। जैसे रेम्बो में देखो, वो 7 कलर की पट्टी होती है। ठीक है, वैसे ही स्ट्रिप्स होते हैं। वैसे ही जो हमारा स्ट्राइटेड मसल है उसमें भी क्या रहता है? ब्लैक एंड वाइट टाइप क्या रहता है? जैसे कि ये क्या है, फर्स्ट ऐसा ब्लैक कलर है, देन इसके बाद वाइट, देन ब्लैक, देन वाइट, देन ब्लैक, देन वाइट। तो ऐसे ब्लैक वाइट क्या रहता है? स्ट्रिप्स रहता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा लेयर रहता है, लाइक ऐसे ब्लैक वाइट ऐसा उसमें स्ट्रिप्स रहता है। ठीक है, तो ये टिश्यू का पूरा स्ट्रिप्स रहता है। तो ये एक्चुअली में ये कैसा रहता है? एक सिंगल सिंगल पूरा एक फाइबर रहता है मसल का। ठीक है, तो ये क्या रहता है? टोटल एक एक क्या रहते हैं? सारे फाइबर्स रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे बंडल ऑफ फाइबर्स रहते हैं स्ट्रेटेड मसल में। और ये जो मसल हैं वो हमेशा किसके साथ पाए जाते हैं? बोन्स के साथ में पाए जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये मसल्स कहाँ पे रहते हैं? जहाँ पे हम लोग बॉडी के जैसे मूव करा सकते हैं। तो ये मसल लाइक हमारे हैंड में रहते हैं। ठीक है, देन इसके बाद ये मसल आपके लेग में मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या रहता है? स्केलेटल्स को साथ हमारी बॉडी को मूव कराने के लिए स्ट्रेटेड मसल बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो ये इसके साथ इस बोन्स एसोसिएट होते हैं, इसके लिए इसको बोला जाता है स्केलेटल मसल भी बोला जाता है। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है, व्हाट इज स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रिप मसल और स्केलेटल मसल। ठीक है, तो जैसे कि बताया, इसमें क्या रहता है? स्ट्रिप्स रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है? मसल्स के स्ट्रिप्स रहते हैं ब्लैक एंड वाइट कलर टाइप के। ठीक है, और इसमें जो रहते हैं बहुत सारे मसल्स के साथ क्या रहते हैं? इसके अंदर फाइबर्स रहते हैं। तो जैसे कि ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है, राइट। तो अब हर एक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस भी होता है। तो स्ट्राइटेड मसल में जो न्यूक्लियस रहता है वो एट द पेरीफेरी, मतलब एट द एंड ऑफ द सेल पे पाया जाता है। उसका जो भी न्यूक्लियस है वो एकदम एंड पे पाया जाता है, राइट। मतलब इन बिटवीन कहीं नहीं पाया जाता है, वो सेल के एकदम एंड पे पाया जाता है। और बाकी जो सेल के अंदर क्या रहता है? पूरा भरा हुआ रहता है, वो रहता है प्रोटीन एंड फाइबर। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या करते हैं? तो उसकी वजह से जो मसल्स रहते हैं वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो पाते हैं। तो अब जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, तो हमारा जो हैंड भी मूवमेंट होता है, हमारा लेग का भी मूवमेंट होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये जो ह्यूमन का हैंड है, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से जो हैंड होता है, तो इसमें जो अपर वाला एंड जो लोअर पार्ट रहता है, ठीक है, जो एल्बो रहता है। ओके, तो अपर आर्म और लोअर आर्म का जो भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जो भी मूवमेंट होता है, वो यहाँ पे एक मसल रहता है। ठीक है, तो वो मसल क्या रहता है? दोनों बोन्स से कनेक्टेड रहता है, राइट। तो यहाँ पे हमारे हैंड में बोन्स जो रहते हैं उनसे कनेक्टेड रहते हैं ये मसल्स। ठीक है, तो ऐसे ही लेग्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे नेक में भी पाया जाता है। तो ये मसल्स क्या करते हैं? मूवमेंट कराते हैं बोन्स का। तो ये दोनों बोन से एसोसिएटेड रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनको स्केलेटल मसल भी बोला जाता है।
ठीक है, इतना समझ में आया। और इसके बाद ये जो मसल है, ये जो स्केलेटल मसल है, जो भी स्ट्रेटेड मसल है या स्ट्रिप्ड मसल बोलो, इनके 3 नाम हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? वॉलेंट्री इन एक्शन। तो वॉलेंट्री इन एक्शन मतलब क्या? ये हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं। मतलब क्या? अगर हम जब हाथ हिलाना चाहे तभी वो हिलेगा, ठीक है। मतलब हमारे कंट्रोल में एक्शन होता है, ठीक है, हमारे कंट्रोल में मूवमेंट होता है। ओके, तो ऐसा मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री। तो ये जो मसल्स रहते हैं वो हमारे कंट्रोल में एक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, इसके लिए इनको बोला जाता है वॉलेंट्री। तो ये क्या है? वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है, जो हमारे अकॉर्डिंगली हमारे कंट्रोल में रहते हैं। ओके, देन स्ट्रेटेड मसल के बाद जो हमारा अगला टाइप है मसल का, जो है अनस्ट्रेटेड मसल टिश्यू। तो अनस्ट्रेटेड मसल टिश्यू, सॉरी दे दो स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, अनस्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड, ओके, अनस्ट्रेटेड। ओके, तो अनस्ट्राइटेड मसल क्या रहता है? वो स्ट्राइट नहीं रहता, मतलब उसमें स्ट्रिप्स नहीं पाए जाते कि जैसे कि इसमें स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, राइट। तो इसमें ऐसे स्ट्रिप्स टाइप में नहीं रहते, ये क्या रहते हैं? नॉर्मली ऐसा पाए जाते हैं, ठीक है। देन इसके बाद ये क्या रहते हैं? इनको स्मूथ मसल भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिप्स के फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। और ये क्या रहते हैं? टैपरिंग रहते हैं, टैपरिंग एट बोथ द एंड। ये क्या रहता है? टैपरिंग रहते हैं, मतलब लंबे और पतले पतले सेल्स रहते हैं, ठीक है। तो इनको ग्रुपली बनाया जाता है। तो ये क्या बनाते हैं? अनस्ट्राइटेड मसल। ओके, तो ये जो अनस्ट्राइटेड मसल है, ठीक है, तो ये अनस्ट्राइटेड मसल कहाँ पे पाया जाता है? हमारे स्टमक में, ठीक है, स्टमक में पाया जाता है। देन इसके बाद लीवर में पाया जाता है। देन इसके बाद फूड पाइप में पाया जाता है, राइट। तो ये जो मसल्स हैं ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहते, मतलब कि जो फूड आता है वो हमारे अकॉर्डिंगली ऐसा अंदर मूवमेंट नहीं करता है, वो अपने आप ही मूवमेंट करता है। जो लीवर के अंदर जो मसल्स है वो अपने आप ही मूवमेंट करते हैं जैसे फूड आता है, राइट। और जो स्टमक है वो भी अपने आप ही मूवमेंट करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं। तो हम उनको ऐसा सिग्नल नहीं देते कि हमारा ब्रेन उसको नहीं कंट्रोल करता है कि चलो यहाँ पे मूवमेंट करो, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं रहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए जो मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है इनको बोला जाता है इनवॉलेंट्री मसल। ओके, और तो फिर हम लोगों ने क्या क्या किया अनस्ट्राइटेड मसल में कि उसका शेप कैसा है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये पॉइंटेड शेप्स रहते हैं, राइट, एट द एंड देन इसके बाद ये टैपरिंग रहते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके से पूरा ग्रुप बना के ये एक मसल बनाते हैं, राइट, ठीक है। और इसके बाद इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक इनवॉलेंट्री होता है। ओके, और ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? स्टमक, लीवर, फूड पाइप। तो हमारे बॉडी के इनसाइड के जो भी मसल्स हैं वो उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स रहते हैं, राइट, वो भी किससे बने रहते हैं? मसल से बने रहते हैं। यस, तो वो क्या रहते हैं? अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग रेस्पिरेशन के टाइम पे जो जो भी ऑर्गन्स रहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, तो उसमें जो भी ऑर्गन्स है वो भी क्या रहते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद आता है अनस्ट्राइटेड मसल के बाद आता है कार्डियक मसल, ठीक है। तो कार्डियक मसल ये क्या है? हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि हमारे लाइफ को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, जो हमारी लाइफ को चलाता है। तो कार्डियक मीन्स हार्ट, हार्ट मसल, ऐसे मसल जो कि हार्ट्स के लिए स्पेशली रहते। तो ये कार्डियक मसल क्या रहते हैं? बहुत ही बोलते हैं लॉन्ग लिविंग रहते हैं, ठीक है, मतलब कि ये कभी टायर्ड नहीं होते, राइट, क्योंकि ये हमारा जो लाइफ टाइम जो भी हार्ट बीट रहता है, पंपिंग होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स जो भी होता है हमारा हार्ट, वो लाइफ टाइम इन्हीं मसल्स की वजह से होता है, कार्डियक मसल्स की वजह से, ठीक है। ये सबसे इनका ताकतफुल कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, राइट। देन इसके बाद इनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। देन इसके बाद
अब जैसे कि अगर ये टायर्ड हो गया तो हमारी लाइफ रुक जाएगी, राइट, अगर हमारा हार्ट बीट रुक गया तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। देन इसके बाद अगर इसका सेल देखा जाए तो इसमें जो सारे सेल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, राइट, और इंटरकनेक्टेड होने के बावजूद ये एक दूसरे को डायरेक्टली सिग्नल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो ये भी उनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि ये लोग इंटरकनेक्टेड होने के साथ साथ ये डायरेक्टली एक दूसरे को मैसेज भी ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, तो ये भी हमारा क्या है, एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, क्योंकि अगर हमारे कंट्रोल में रहता तो हम लोग जब चाहे तब वहाँ पे अपने हार्ट बीट को रोकते तो फिर हम सीधा ऊपर चले जाते, क्योंकि अगर हार्ट बीट क्या करता है, हमारा ब्लड पंपिंग करता है, राइट, ब्लड सर्कुलेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा क्या है, हार्ट, ठीक है, तो इसके लिए हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो कार्डियक और अनस्ट्राइटेड इनवॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करता है, और जो स्ट्राइटेड मसल रहता है वो क्या करता है, वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसका एक और अनस्ट्राइटेड का भी एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि जैसे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है, जो भी हमारा ये, तो जो लंग्स भी रहते हैं वो भी हमारे क्या हैं, एक अनस्ट्राइटेड मसल से बना रहता है जो भी मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होते रहता है, ठीक है। एंड देन स्ट्राइटेड मसल जो बोन्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। ओके, तो देन इसके बाद हमारा अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, हमारा न्यूरल टिश्यू। तो न्यूरल टिश्यू जो क्या काम करता है, हमारा जो भी कोऑर्डिनेशन रहता है इंटायर बॉडी का, ठीक है, मतलब मैसेज ट्रांसफ़र करना वन पार्ट टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, वो किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ न्यूरल टिश्यू। ओके, तो इसमें क्या एक्चुअली ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, और वो मैसेज किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब न्यूरल टिश्यू में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा सेल रहता है जिससे बना के पूरा टिश्यू बनता है, वो है न्यूरॉन। ओके, तो उसका स्ट्रक्चर हमने बनाया है, देखते हो इसके ऊपर। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये न्यूरॉन है, ठीक है। तो ये जो न्यूरॉन है, यही जो सेल है, तो इन सारे सेल्स को मिला के हमारा न्यूरॉन टिश्यू बनता है, ठीक है। ओके, तो इसका नाम क्या है, न्यूरॉन। ओके, तो ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ों हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स रहते हैं उनको मिला के एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनता है, और उस नेटवर्क के थ्रू ही हमारा जो भी मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफ़र होता है, वो किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। ओके, अब इसके बाद न्यूरॉन्स के सारे स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ठीक है, ये है न्यूरॉन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है वो देखते हैं। तो न्यूरॉन में सबसे इम्पॉर्टेंटली सबसे पहला जो अपर पार्ट दिख रहा है, ये हमारा क्या है, साइटोन है, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन दिख रहा है, ये जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है यहाँ से, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन। क्या बोला जाता है इसे, एक्सॉन बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो इनसाइड पार्ट दिख रहा है, ये जो है, ठीक है, ये जो इनर साइड पार्ट है वो हमारा क्या है, एक्सॉन है, जो कि साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। ओके, वैसे ही और भी साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये सारे साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन ही है, ठीक है। तो ये और ये, तो ये सारे क्या हैं, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है। ओके, तो ये जो सेल है ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। वैसे हमारे जो ब्रेन है, स्पाइनल कोड है, देन जो नर्वस सिस्टम है, तो पूरे नर्वस सिस्टम में ये जो ऐसे बहुत ही लाखों करोड़ों क्या रहते हैं, न्यूरॉन रहते हैं, ठीक है, न्यूरॉन सेल, ठीक है। नर्व सेल भी इनको बोलते हैं, इनको न्यूरॉन भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो नर्व सेल हैं ये डिवाइड नहीं होते। क्यों डिवाइड नहीं होते, इसका भी एक रीज़न है। तो क्योंकि इसके अंदर सेंट्रियल और सेंट्रोसोम नहीं रहता है, तो इसके लिए जो न्यूरॉन है वो डिवाइड नहीं होता है, और अपने जैसा नया सेल नहीं बनाता है। तो जो बाकी हमारे जो सेल्स हैं जो हम लोगों ने स्टडी किया, वो क्या करते हैं, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस रहता है जो डिवाइड होकर वापस से दो सेल बना देता है, राइट। तो इससे क्या बन जाते हैं, दो सेल बन जाते थे। बट ये जो न्यूरॉन सेल है, जो नर्व सेल है, वो डिवाइड नहीं होता कभी, ठीक है। तो अब इसके बाद जो न्यूरॉन है, अब इसमें सबसे पहला हम लोग इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ अच्छे से। तो इसमें दो पार्ट होते हैं, वन इज़ बॉडी, ठीक है। तो सेल बॉडी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो सेल बॉडी है इसको बोला जाता है एक्सॉन, और ये जो प्रोजेक्शन है
ठीक है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, इसको क्या बोला जाता है, एक्सॉन। ठीक है, इसे बोला जाता है एक्सॉन। और ये जो मेन बॉडी पार्ट है, ये क्या है, टेल पार्ट है, इसको बोला जाता है एक्सॉन। और जो बॉडी पार्ट है वो है हमारा साइटोन। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाता है, साइटोन बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो साइटोन है, अब इस साइटोन के अंदर क्या क्या दिख रहा है आपको, एक न्यूक्लियस है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म है। ठीक है, उन साइटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है, पेरिकैरियन। पेरी मतलब अराउंड, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड का साइटोप्लाज्म, उसको बोला जाता है पेरिकैरियन। ठीक है, तो पेरी मतलब अराउंड, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये हो गया पेरिकैरियन। अब इसके आसपास थोड़े बहुत ग्रैन्यूल्स होते हैं, तो इन ग्रैन्यूल्स को क्या बोला जाता है, निसल्स ग्रैन्यूल। इन ग्रैन्यूल्स को क्या बोला जाता है, निसल्स ग्रैन्यूल, जिसकी वजह से ये जो साइटोप्लाज्म है, इनका कलर क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म का कलर क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर निसल्स ग्रैन्यूल्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया निसल्स ग्रैन्यूल्स, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, अब इसके बाद ये जो बॉडी है, ठीक है, जो मेन बॉडी है न्यूरॉन की, नर्व सेल की, उसके पास देखो आप लोग, ये क्या है, ये सारे क्या है, ढेर सारे साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है। ठीक है, मतलब वहाँ से साइटोप्लाज्म का कुछ तो प्रोजेक्शन निकला हुआ है। तो इन साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है, यहाँ पे कितने प्रोजेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे मतलब उनको प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है, डेंड्रॉन। तो यहाँ पे 6 डेंड्रॉन है। ठीक है, तो 6 डेंड्रॉन नहीं, बट उसमें से जो एक है वो अलग टाइप का प्रोजेक्शन। ठीक है, तो जिससे हमारा टेल पार्ट बनता है उस सेल का, और उसे क्या बोला जाता है, एक्सॉन बोला जाता है। ठीक है, तो इस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन को एक्सॉन बोला जाता है, और जो बाकी ये वाले जो हैं उनको क्या बोला जाता है, डेंड्रॉन बोला जाता है। क्योंकि आगे ये जो डेंड्रॉन है, अब इनके आगे देखो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। ठीक है, ये जो सारे डेंड्रॉन निकले हैं, इनसे आगे देखो एक स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। तो इन स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये जो आगे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे, इन्हें क्या बोला जाता है, डेंड्राइट्स। ओके, तो डेंड्रॉन के बाद क्या बनता है, आगे छोटे छोटे जो भी प्रोजेक्शन है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, उनको बोला जाता है डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल बॉडी पार्ट। अब आते हैं टेल पार्ट पे। तो इन पांचों को छोड़ के ये वाला जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, इसे बोला जाता है एक्सॉन। ठीक है, अब ये जो एक्सॉन है, ठीक है, ये क्या है, जस्ट एक पाइप है। ओके, एक जस्ट लाइक अ ट्यूब है। अब इसके आसपास में क्या है, एक सेल बाउंड किया हुआ है। ठीक है, इसको सराउंड क्या किया है, एक सेल ऐसे बाइंड करके रखा है। लाइक ये समझो तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एक्सॉन है, और उसको एक 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 1 2 3 4, तो ये सारे सेल्स बाइंड करके रखें। और इन सेल्स को क्या बोला जाता है, माइलिन शीथ। तो इनका न्यूक्लियस भी रहता है, तो वो भी हम बना देते हैं। ठीक है, जो कि इसमें दिखाया नहीं है। ठीक है, तो इनको बोला जाता है माइलिन शीथ। ओके, अब इन जो सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में जो गैप रहता है, उस गैप को बोला जाता है न्यूरोलेमा। न्यूरोलेमा। ओके, ठीक है, अब ये जो हमारा एक्सॉन है, उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है, उस कवरिंग को बोला जाता है नोड ऑफ रेनवेयर। ठीक है, तो इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है हमारे एक्सॉन के ऊपर, उसको बोला जाता है नोड ऑफ रेनवेयर। देन ये जो एंड पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, एक्सॉन एंडिंग है। ठीक है, अब इसमें आप सोच रहे हो कि हमें एक चीज़ देखने को नहीं मिली, जो कि हम लोग नॉर्मली जो भी स्ट्रक्चर रहता है न्यूरॉन का, उसमें हम लोग देखते हैं, जिसको बोला जाता है फिलामेंट्स। ठीक है, तो वो हम आगे देखते हैं। तो एक्चुअल में कैसा रहता है, ये एक सेल नहीं रहता है। अब इसमें तो ये एक सेल तो देख लेते, तो अब इसमें कैसे ट्रांसफ़र कैसा होता है मैसेज का। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम लोग कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे
एक न्यूरॉन बनाया, ठीक है। देन यहाँ पे इसका कुछ तो ये सारे क्या इसके डेंड्राइट्स हैं, डेंड्रॉन से निकलते हुए, ठीक है। देन ठीक है, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर रहता है, ओके। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे डेंड्राइट्स 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 है। तो ये वैसे ही अगले न्यूरॉन से कनेक्टेड रहेगा, और यहाँ पे ये, ठीक है। तो कभी भी दो न्यूरॉन कैसे कनेक्टेड रहते हैं, तो इसमें देखो ये साइटोन है, ये एक्सॉन है, ठीक है। तो एक एक्सॉन दूसरे साइटोन के डेंड्राइट से कनेक्ट रहता है। कैसे कनेक्ट रहता है? एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के साइटोन से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे भी रहेगा कनेक्टेड, ठीक है। ठीक है, तो देखो ये एक न्यूरॉन का जो भी एक्सॉन है, ठीक है, वो दूसरे न्यूरॉन के साइटोन के डेंड्राइट से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। बट ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं रहता, इनके बीच में गैप रहता है, ठीक है। इनके बीच में क्या रहता है? गैप रहता है, ठीक है। तो इस गैप को क्या बोलते, ये एक जंक्शन है, ओके। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्स। तो इस जंक्शन को क्या बोलते हैं? साइनेप्स, ओके। तो ये भी क्या एक जंक्शन है, तो इसे क्या बोला जाता है? साइनेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली में दोनों न्यूरॉन के बीच में गैप रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट बनता है, एक जंक्शन बनता है, जहाँ पे वो न्यूरॉन ऑलमोस्ट एक दूसरे के एकदम कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। कनेक्टेड नहीं रहते बट एकदम ऑलमोस्ट करीब रहते हैं, ठीक है। और उनके बीच में एक इन्वायरमेंट बनता है, ठीक है, मतलब एक ऐसा कवरिंग रहता है, ठीक है। तो उसे बोला जाता है साइनेप्स। तो मतलब जहाँ पे दो न्यूरॉन का क्या बोलते हैं, सिग्नल ट्रांसफ़र होता है, उस पॉइंट को बोला जाता है साइनेप्स। मतलब जहाँ पे एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड रहता है उसे बोला जाता है साइनेप्स। अब यहाँ पे क्या रहता है, ये एक्चुअली में कनेक्ट तो रहता ही नहीं है, ठीक है। और ये जो स्पेस रह जाता है इसको क्या बोला जाता है? सिनेप्टिक। तो अब ये जो दो ये था इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिनेप्टिक क्लैरिटी, ठीक है। मतलब जो दो न्यूरॉन के बीच में गैप है, ये जो जंक्शन है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे दो न्यूरॉन ऑलमोस्ट करीब है, जहाँ पे मैसेज ट्रांसफ़र होगा, उससे उस जंक्शन को बोला जाता है सिनेप्स। और उनके बीच में जो गैप है उनको बोला जाता है सिनेप्टिक क्लैट, ठीक है। अब अगर गैप है तो ये मैसेज कैसे ट्रांसफ़र होता है, ये तो बहुत सोचने वाली बात है, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो मैसेज ट्रांसफरिंग वाला मतलब यहाँ से क्या होता है, केमिकल रिलीज़ होता है, ठीक है। केमिकल रिलीज़ होने के बाद ये जो एरिया रहता है ये पूरा फिलअप हो जाता है, ठीक है। तो उस केमिकल को क्या बोलते हैं, जो सीक्रेट होता है, ताकि ये जो पूरा स्पेस है, जो गैप है, वो पूरा फिल हो जाए उस केमिकल से। अगर वो केमिकल से वो गैप फिल होगा तो इम्पल्स भेजने पे वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाएगा थ्रू दैट केमिकल। तो वो जो केमिकल जो उस गैप को फिल करता है उसे बोला जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर की हेल्प से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो गैप उसको फिल किया जाता है, ताकि जो इम्पल्स है, जो सिग्नल हो, इजीली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफ़र हो जाए।
तो इसी तरीके से हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है उसके लिए हमारा क्या यूज़ हुआ है, पूरा हर जगह न्यूरॉन्स ही यूज़ हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो सेल है, ये जो न्यूरॉन सेल है, नर्व सेल है, ये कभी भी डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बात। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।